जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 20 में इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करना है। चैप्टर 20 का अगर पूरी फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक कहें तो ये गलत ना होगा। एंटी टेस्ट के लिहाज से आज तक कोई एमडी कैट का पेपर ऐसा नहीं बना जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन एक्सरे से ना पूछे हों। एक्सरे सबसे इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक 20वें चैप्टर का तो है, उसके साथ साथ ये पूरी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का भी इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक है। हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें किताब में हैं, कुछ चीज़ें किताब में मौजूद हैं और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो किताब के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है। एक्सरे को आपने पहले इसको इधर सुनना है और साथ साथ फिर आपने किताब के ऊपर इसको नोट करना है। अगर कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगे या इंपॉर्टेंट लगे तो आपने उसे किताब पर नोट ज़रूर करना है, ठीक है। इस टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ना, बगैर समझे बगैर पढ़े इसको नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरह समझना। जी बच्चों, एक्सरेज होती क्या है, ज़रा मैं थोड़ा सा पहले इसका आपको बैकग्राउंड समझा दूँ। 1895 के अंदर डॉक्टर विल्हेम कोनार्ड रोंजन, इसको रोंजन पढ़ते हैं, इसमें टी और जी के नाम है। टी इसमें साइलेंट होता है, लिखने में तो ये रोइंटजन लिखा जाता है, पढ़ने में इसे रोंजन पढ़ते हैं। 1895 के अंदर डॉक्टर विल्हेम कोनार्ड रोंजन ने, WC रोंजन ने एक्सरे को डिस्कवर किया। ये जर्मन साइंटिस्ट था। इसलिए बच्चों याद रखना, एक्सरे का दूसरा नाम रोंजन रेज भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज कहते हैं, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कैथोड रे का। सेम इसी तरह से एक्सरे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रोंजन रेज का। इन्हें रोंजन रेज भी कहते हैं, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ डॉक्टर विल्हेम कोनार्ड रोंजन। एक्सरे बच्चों पढ़ने से पहले ना मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ। आपने 19वें चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता क्या था? एक मेटल सरफेस है, उसके ऊपर हम लाइट फेंकते हैं, लाइट आता है, फोटोन आता है, वो मेटल से टकराता है और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उस पर लाइट फेंकी जाती है। फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का अमिट होना, किसी सरफेस से बाहर निकलना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? आपने इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, उसे किसी मेटल पर मारना है, इलेक्ट्रॉन मेटल पर मारो और उससे लाइट निकलना शुरू हो जाए, फोटोन निकलना शुरू हो जाए, तो ये उल्टा नहीं हो गया? फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन मार के फोटोन लेना, एक्सरे, एक्सरे फोटोन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट है। हम इलेक्ट्रॉन मारते हैं मेटल सरफेस पर, उससे एक्सरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरे की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस होती है। ये बोर्ड के अंदर MCQs आ भी चुका है। एक्सरे इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ज़हन में रखना बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट से, फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होती है। एक्सरे में उल्टा हो जाएगा। एक्सरे में हमने मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को मारना है, मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को फेंकना है और उस मेटल सरफेस से फोटोन निकलना शुरू होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी इसकी जब हम आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे कैसे होता है, तो आपको फिर इजीली पता चल जाएगा कि वाकई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। जी बच्चों, एक्सरे की 2 टाइप्स होती हैं। हमने अपने सिलेबस में 2 तरह की एक्सरे को पढ़ना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों को सेपरेट रखना है आपने। एक्सरे की 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स की एक्सरे होती हैं। एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, नंबर 1, जिसको सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर जो एक्सरेज होती हैं उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का एक और नाम होता है, इन्हें डिस्क्रीट एक्सरे भी कहते हैं। ये दूसरे नाम भी ज़हन में रखा करो। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी है, इसका दूसरा नाम होता है, इसे डिस्क्रीट एक्सरेज भी कहते हैं। और दूसरी टाइप होती है एक्सरे की कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज के बड़े नाम हैं, ये कुछ टॉपिक में चलकर बताऊंगा। एक यहाँ पर ज़हन में रख लें, कंटिन्यूअस एक्सरे को वाइट एक्सरे भी कहते हैं, इसे ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, इसे ब्रह्म-स्ट्राहलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसके बड़े नाम होते हैं, ठीक है। तो एक्सरे की 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है, एक कंटिन्यूअस एक्सरे होता है। दोनों के प्रोसेस में फ़र्क है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसी और प्रोसेस से निकलती है, एक्सपेरिमेंट एक है, उस एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनाता है, दूसरा प्रोसेस कंटिन्यूअस एक्सरेज को बना रहा होता है। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ये पहला पॉइंट है। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होती हैं ये इनर शेल ट्रांजिशन, इसके पीछे जो प्रोसेस चलता है वो इनर शेल ट्रांजिशन है।
आप जानते हैं किसी भी एटम के अंदर शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। सबसे मुश्किल किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना कब होता है? किसी एटम से सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकलता है इनर मोस्ट शेल से। इनर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बड़ा हैवी होता है, ये न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। अगर आपने इसको बाहर निकालना है ना, तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं इनर शेल ट्रांजिशन वाले मेथड से। हमने किसी भी हैवी एलिमेंट के इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उससे जो एक्सरेज बनेंगी उनका नाम होता है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। अभी बताता हूं डिटेल में। कंटिन्यूअस एक्सरे का प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं डीसेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये जब आएगा फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डीसेलरेशन होता क्या। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। देखो बच्चों, जितने लाइट एलिमेंट होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, या जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है, लाइट एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स की तादाद भी कम होती है और उनके ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है। इसलिए छोटे एलिमेंट्स जो होती हैं, लाइट एलिमेंट, उनसे कभी एक्सरे नहीं बन सकती, उनसे अल्ट्रावायलेट निकलेगी मैक्सिमम, विजिबल लाइट होगी, इंफ्रारेड होगी। छोटे एलिमेंट्स ये लाइट निकालते हैं। एक्सरे निकालने के लिए ना हमें एक बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, जिसमें शेल्स की तादाद भी ज़्यादा है, जो हैवी एलिमेंट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अब करना क्या है बच्चों, आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, उस इलेक्ट्रॉन को बड़े हैवी पोटेंशियल से मूव करवाना है। दुनिया में 3 तरीके होते हैं किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के, याद रखना। पूरी दुनिया में, पूरी फिजिक्स में सिर्फ 3 मेथड है। आपने अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपके पास सिर्फ 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप उस पर लाइट मारो, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, लाइट की एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो एमिशन। दूसरा होता है कि आप किसी चीज को गर्म करो, गर्म करने से भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। एक होती है फोटो एमिशन, लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का किसी सरफेस से बाहर निकलना। एक होती है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन होता है हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और तीसरी एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन कुलियन। आपने अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है ना, बाहर निकालना है, उठा के बाहर फेंकना है, तो आपके पास सिर्फ 3 तरीके हैं। या आप उस पर लाइट का फोटोन मारो, इलेक्ट्रॉन उस लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा मेथड होता है कि आप उसको गर्म करो, हीट दो। इस एमिशन को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो पहला हो गया फोटो एमिशन, दूसरा थर्मियोनिक एमिशन, तीसरा होता है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को मारा जाए जोर से। इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो ये भी वही काम करेगा जैसे एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है, बिलियर्ड बॉल, तो उसे उठा के फेंक देती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इस प्रोसेस से भी एक इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो जाएगी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कुलियन एमिशन। ठीक है, कुलियन एमिशन भी कह सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है। लो बच्चों, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बात जरा गौर से सुननी है, अब आपको बताने लगा हूं करेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बड़ी हाई एनर्जी से मूव करवाते हैं, हाई एनर्जी या हाई पोटेंशियल। इसकी एनर्जी हजारों वोल्ट की होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हैवी एलिमेंट के इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराएगा और यहां से इसको नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट का मतलब है कि इसको उठा के बाहर फेंक देगा और खुद किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ये देखिए ऐसे, यानी आयोनाइजेशन होगी है बच्चों। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हमने एक हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ा, उसे टारगेट से, मटेरियल से, मेटल से टकराया। उस हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ने उस मेटल के इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, आयोनाइज कर दिया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ही निकल गया बाहर, ये इतना आसान काम नहीं होता बच्चों। इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कोई आम एनर्जी से नहीं आ रहा है, इसके पास हजारों वोल्ट का पोटेंशियल है। 4000 वोल्ट, 5000, 6000, 7000। एक्सरे के साथ बड़ी बड़ी हैवी वोल्टेज लगी होती है, पूरे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं एक्सरे मशीन चलाने के लिए।
हमने इस इलेक्ट्रॉन को बड़े हैवी पोटेंशियल से मूव करवाया, बड़ी हाई एनर्जी से मूव करवाया, ये इलेक्ट्रॉन गया, इसने इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसे उठा के बाहर फेंक दिया। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल जाएगा बाहर, पीछे क्या बच जाएगा? एक डेफिशिएंसी, एक होल बचेगा। इस होल को पूरा करने के लिए देखें बच्चों, के शेल में डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, इस होल को पूरा करने के लिए एल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इस होल को पूरा करने के लिए एम से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और इस होल को पूरा करने के लिए एन से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है। जिस वक्त इनर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नॉकआउट हो जाता है, वहां पर एक डेफिशिएंसी होल क्रिएट होता है, और उस होल को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए के से ऊपर एल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है। अगर फर्ज करें कि एल से इलेक्ट्रॉन उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आए, इस किस्म से एक फोटोन निकलेगा, सारी बात है। एल से अगर इलेक्ट्रॉन आया तो ये आपके पास एक फोटोन निकला। सेम इसी तरह से अगर एम से इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंसी को पूरा करे तो फिर एक फोटोन निकलेगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एन से, कभी हो सकता है कि एन से इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आए तो यहां से भी तो एक फोटोन निकलेगा, और ये फोटोन आ गया। एक वक्त में कोई एक ही निकल सकता है ना। के शेल के अंदर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन को नॉक करने से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से। ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने के शेल, इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, आयोनाइज कर दिया, नॉकआउट कर दिया। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एल से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर एल से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम कहेंगे, एल से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक फोटोन निकलेगा, एम से आएगा फिर भी एक फोटोन निकलेगा, जब एन से आएगा तो निकलेगा। ये जो फोटोन निकलते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकलती हैं, इसको हम कहते हैं एक्सरेज। और ये 3 कैटेगरीज के एक्सरेज बने हैं। पहले एक्सरे को हम कहते हैं के अल्फा। देखिए इसका नाम होगा के अल्फा। अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में आए तो इसे के अल्फा कहते हैं। अगर एम से इलेक्ट्रॉन आए तो इसे के बीटा कहते हैं। अगर एन से इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो इसे के गैमा कहते हैं। ये होगी है के सीरीज। तो बच्चों के सीरीज, हाँ जी, के सीरीज क्या है? सबसे पहले के अल्फा। देखिए के अल्फा फोटोन क्या होगा? फोटोन की एनर्जी HF होती है ना। के अल्फा एक्सरे या के अल्फा फोटोन क्या होगा? अगर बच्चों एल में से इलेक्ट्रॉन आए किस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए? के, तो इन दोनों में जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी के बराबर फोटोन निकलेगा। किसी ने पूछा कि के अल्फा की एनर्जी कितनी होती है, तो मैंने कहा जिन 2 ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिस ऑर्बिट में, उनमें कुछ तो डिफरेंस बनता होगा। ये ऊपर एल है, ये के है, इनमें कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बराबर फोटोन निकलेगा। ये मैंने आपको बताया था बोहर्स की थ्योरी के अंदर भी, जब भी 2 ऑर्बिट में ट्रांजिशन होती है ना, तो जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होती है। तो के अल्फा क्या होगा? अगर एल से इलेक्ट्रॉन के की डेफिशिएंसी पूरी करता है तो जितना डिफरेंस इन दोनों की एनर्जी में होगा उसी एनर्जी का फोटोन निकलेगा, जिसे के अल्फा कहते हैं। जी बच्चों, उसके बाद के बीटा क्या होता है? हाँ जी, के बीटा एक्सरे होता है। अगर फर्ज करें एल से इलेक्ट्रॉन नहीं आता, लेट सपोज एल का इलेक्ट्रॉन नहीं था ऊपर, फौरन एम से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अगर एम से इलेक्ट्रॉन आएगा के की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो कौन सा फोटोन निकलेगा? के बीटा। उस एक्सरे को हम कहेंगे के बीटा एक्सरे। और तीसरे नंबर पर होता है बच्चों के गैमा। और के गैमा क्या होता है? अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर एन से इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी वैसे सबसे कम होती है, तो अगर एन से इलेक्ट्रॉन आए और के की डेफिशिएंसी को पूरा करे तो इस केस में जो आपके पास फोटोन निकलेगा उसे हम कहते हैं के गैमा एक्सरेज। हमारे सिलेबस में उसने के सीरीज को ही डिफाइन किया, और के सीरीज में 2 लिखी हैं बस, के अल्फा और के बीटा। के गैमा भी होती है। अच्छा बच्चों, इसी तरह से अक्सर ज़हन में सवाल आता है कि सर अगर के का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट ना हो, एल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए तो फिर क्या होगा? तो बच्चों ऐसे ही है, जब एल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एल में एक वेकेंट सीट बचेगी, खाली सीट बचेगी, डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एल के ऊपर 2 चीज़ें, एम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से आ सकता है। एक हो जाएगा एल अल्फा, एक हो जाएगा एल बीटा। ठीक है ना। अगर फर्ज करें
कि बच्चों एल के अंदर एक डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एम से इलेक्ट्रॉन आ सकता है और ये ऊपर एन से आ सकता है। तो एल सीरीज भी होती हैं, ये वैसे ही ज़हन में रख लें, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एल सीरीज कौन सी होती है? सेम इसी तरह से एल अल्फा। बच्चों किस में इलेक्ट्रॉन नोक हुआ है? बाहर गया एल से, एल में डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इससे ऊपर वाला कौन सा है? तो आंसर है इससे ऊपर एम है। तो अगर एम से इलेक्ट्रॉन एल में आएगा तो के अल्फा, एल अल्फा। और सेम इसी तरह से बच्चों एल बीटा क्या होगा? एल बीटा होगा अगर एन से इलेक्ट्रॉन एल के अंदर आता है तो इस एक्सरे को हम कहते हैं एल बीटा। तो के सीरीज, एल सीरीज, दीज एक्सरेज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। बच्चों फिर से इनर्शियल ट्रांजिशन के प्रोसेस से जो एक्सरेज निकलती हैं उन एक्सरेज को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में मुख्तलिफ सीरीज होती हैं, ये के सीरीज भी हो सकती है, इसमें एल सीरीज भी होती है, आगे एम एन बहुत सारी होती है, हम इतने ज़्यादा में नहीं चलते, हमने बेसिक प्रिंसिपल समझना, ठीक है बच्चों। तो मैं ज़रा मोटी बातें फिर से रिपीट करता हूँ। इनर्शियल ट्रांजिशन क्या है? जब आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हो हाई एनर्जी का, उस हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जब किसी टारगेट पर एटम से स्ट्राइक करोगे ना, तो उस एटम के इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जैसे के में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, के में एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है। 3 किस्म के एक्सरेज बनेंगे, के अल्फा एक्सरे, के बीटा और के गामा। सेम इसी तरह से अगर फर्ज करें कि एल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या पता कि उसने के से निकालना ही एल से, हर किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन मारा जोर से, उस एटम के एल शेल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस एल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एम से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से भी आ सकता है, तो एल सीरीज भी बनती है, एल अल्फा एल बीटा, ठीक होगी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जो के अल्फा बना है, के बीटा बना है, के गामा बना है, क्या ये हर एलिमेंट में सेम होगा? आंसर है नहीं बच्चों। अल्लाह ताला ने किसी भी 2 एलिमेंट में, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिट के दरमियान सेम है। हर एलिमेंट के और एल में जो डिफरेंस है, के और एम में जो डिफरेंस है, के और एन में डिफरेंस है, ये बराबर नहीं है, सभी का मुख्तलिफ है। तभी तो बच्चों किसी एलिमेंट से कभी ब्लू लाइट निकलती है, किसी का स्पेक्ट्रम रेड होता है, कोई इंफ्रारेड निकालता है, कोई अल्ट्रावायलेट निकालता है। ये सारा निज़ाम है ना, क्योंकि सब एलिमेंट बराबर नहीं है, सब के ऑर्बिट्स में एनर्जी डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हमारे पास एक्सरेज कौन से एलिमेंट निकालते हैं? हैवी एलिमेंट। हैवी एलिमेंट में कौन आता है? टंगस्टन आता है, मोलिब्डेनम आता है, प्लाटिनियम आता है, ये एलिमेंट आते हैं। टंगस्टन के देखो, के अल्फा अगर टंगस्टन का है, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक है मेटल जो है, मेरे पास टंगस्टन है, दूसरे केस में मेरे पास है मोलिब्डेनम या प्लाटिनियम। टंगस्टन में जो के अल्फा निकला है वो के अल्फा मोलिब्डेनम का वैसा नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि के अल्फा किसे कहते हैं? अगर एम एल से इलेक्ट्रॉन के में आए, ये के अल्फा है, लेकिन एल और के में जो डिफरेंस है ना एनर्जी का, ये टंगस्टन का और है, मोलिब्डेनम में और है, प्लाटिनियम में और है, टाइटेनियम में और है, सबका अपना अपना होता है। फर्ज करें टंगस्टन में एल और के में एनर्जी डिफरेंस समझाने के लिए 100 का था, मोलिब्डेनम में एनर्जी डिफरेंस फर्ज करें 90 का था, तो इसमें के अल्फा टंगस्टन में 100 एनर्जी का होगा, मोलिब्डेनम में 90 का होगा। प्लाटिनियम में एल और के में एनर्जी डिफरेंस 150 का था, तो प्लाटिनियम में जो के अल्फा निकलेगा उसकी एनर्जी 150 की होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक्सरेज निकलती है ना इनर्शियल ट्रांजिशन से, ये एक्सरेज एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होती हैं। ये एक्सरेज की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ मटेरियल बदलने से बदल जाती है। इन एक्सरेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, इसलिए तो हम इन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ऐसी एक्सरेज जो मटेरियल की, टारगेट मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक हो, जो टारगेट मटेरियल से बदले, एलिमेंट बदलने से बदले, उन एक्सरेज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज फिर किन पर डिपेंड करती हैं? मैं यहाँ से ये कंटिन्यूअस वाले को फिलहाल मिटा देता हूँ, ये भी हम नहीं पा रहे।
हाँ जी, तो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज बच्चों ये डिपेंड करती हैं, हाँ जी, ओनली डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल। लो बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे, द वेवलेंथ ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे। आप जानते हैं फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ होता है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होता है। एक फोटोन की एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, ठीक है। तो द एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरे इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल। बस। क्या करेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड करती है? नहीं। मैं इस इलेक्ट्रॉन को और जोर से फेंकूं, कुछ नहीं होगा। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज पर, किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये सिर्फ डिपेंड करती हैं कि जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसके ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस कितना है, उसके दो ऑर्बिट्स में कितना डिफरेंस है, एल और के में, एम और के में, एन और के में, ये सबका मुख्तलिफ होता है। तो ऐसी एक्सरेज जिनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल, ऐसी एक्सरे जिनकी सारी खसूसियात डिपेंड ही मटेरियल पर करती हैं, उनको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक का मतलब यही होता है ना, खसूसियात। तो इन एक्सरेज की जो करेक्टरिस्टिक है वो मटेरियल की करेक्टरिस्टिक है। मटेरियल बदलेगा, ये एक्सरे भी बदल जाएंगे। के अल्फा है वही एल से के, लेकिन एल और के में जो डिफरेंस है वो सभी एलिमेंट का सेम नहीं होता, ठीक है। तो टंगस्टन का और होगा, मोलिब्डेनम का और होगा, प्लाटिनियम का और होगा, टाइटेनियम का और होगा। तो बच्चों एंटी टेस्ट का पॉइंट है, करेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। एक्सरे की प्रोडक्शन होती कैसे है, ये देख। एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए एक कूलिज साइंटिस्ट था, कूलिज, COOLIDG, उसने एक ट्यूब बनाई, इसे कूलिज ट्यूब कहते हैं। ये भी एक मशहूर चीज़ है। एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज होता है? कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब, इतना जोर नहीं लाना राशिद, कूलिज ट्यूब, आराम से कहना है, कूलिज ट्यूब। हाँ जी, तो कूलिज ट्यूब, ये इस ट्यूब को कहते हैं। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, जैसा मर्जी डिज़ाइन मार लो इसमें। ये मैंने भी डिज़ाइन मारा है, किताब वाले ने भी मारा हुआ था, उसके पास कोरल ड्रा, तो उसने ऐसे लाइनें बड़ी कर्व की हुई हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा मर्जी डिज़ाइन मार सकते हैं इस पर। ये शीशे की एक ट्यूब है, इसको ज़रा समझिए। इसमें एक तरफ लगा होता है फिलामेंट और कैथोड, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने निकलना है। सामने होता है टारगेट मेटल, हैवी मेटल, टारगेट टंगस्टन होगी या मोलिब्डेनम या प्लाटिनियम, चंद एक होती हैं बड़ी बड़ी, जिनका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक। शीशे की एक ट्यूब है, एवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसके अंदर वैक्यूम है। कुबैब किसी चीज़ की उदासी है, तन रोन वाली शक्ल बनाई। एक्सरे का टॉपिक पुत्र की होया कि ये तन क्यों सदमा लगा है? अच्छा, अब इधर देखें भाई। तो बच्चों, एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, और उस एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में एक तरफ फिलामेंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने निकलना है, और दूसरी तरफ टारगेट मटेरियल होता है। ये टारगेट होता है बड़ा हैवी एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। एक चीज़ अभी बताऊँगा क्यों ज़्यादा। इसके पीछे फिर ये कूलिंग पाइप लगे होते हैं, ठंडे पानी के पाइप चल रहे होते हैं। इसका फंक्शन होता है ये हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। दो किस्म की वोल्टेज है, इधर सुने भाई। किताब के अंदर यहां पर लिखा है उसने लो वोल्टेज, आप देखें जरा, नजर आ रहा है? यहां पर क्या लिखा है? लो वोल्टेज, ठीक है, ये है लो वोल्टेज। इधर ऊपर उसने लिखा है हाई वोल्टेज, यहां पर मेंशन किया हुआ है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ऐसा। ठीक हो गया बच्चों? बच्चे कहते हैं कि सर ये वही बैटरी है जो इधर लगी है, इधर लगी है। नहीं बच्चों, एक्सरे ट्यूब के अंदर दो किस्म की वोल्टेज होती हैं, दो बैटरी हैं।
एक वोल्टेज को कहते हैं फिलामेंट वोल्टेज VF, इसका नाम ही मैंने रख दिया VF। इसका काम पता क्या होता है? इसका काम होता है इसने इस फिलामेंट को गर्म करना है। फिलामेंट में से करंट जाएगा, गर्म होगा, उस गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी उस फिलामेंट से हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपको भी मैंने बताया दुनिया में तरीके ही 3 है इलेक्ट्रॉन को निकालने के, फोटो एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन कूलियन एमिशन। जहां पर हम फिलामेंट को गर्म करते हैं, गर्म करने से इस फिलामेंट से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इस एमिशन को हम कहते हैं, ये मैं कूलिज के अंदर से लाइन खींचता हूं, ये ऐसे, इस एमिशन को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। जी बच्चों, दिस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। हमने हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर हीट ज्यादा करोगे ना, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, अगर हीट कम होगी इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। इसका मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड कर रही है? VF पर। बड़े काम का पॉइंट बताया है। ये जो VF है, फिलामेंट वोल्टेज, इसने डिसाइड करना है, डिसाइड किसको डिसाइड करना है? डिसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को डिसाइड करना है। यूं समझ लें बच्चों, नंबर्स का मतलब इंटेंसिटी होता है, इसने इंटेंसिटी को डिसाइड करना है, इंटेंसिटी। देखो ना, इन इलेक्ट्रॉन ने जाना है, और इधर सुनो, ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलेंगे, टारगेट से जाके टकराएंगे, टारगेट से टकराएंगे तो टारगेट से एक्सरे निकलना शुरू हो जाएंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो इनर्शियल ट्रांजिशन होगी। अगर बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन गए हैं, समझाने के लिए 100 इलेक्ट्रॉन गए हैं, वो उस हिसाब से एक्सरे निकालते हैं। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे तो उस हिसाब से एक्सरे भी ज्यादा निकलेंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन टारगेट पर टकराएंगे उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे, एक्सरे की फोटोन की तादाद बढ़ेगी। तादाद को इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज किस पर डिपेंड करती है? एक्सरे की इंटेंसिटी डिपेंड करती है बच्चों फिलामेंट वोल्टेज पर। फिलामेंट वोल्टेज अच्छी तरह याद रखना। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरे ज्यादा तादाद में निकले तो वो चीज जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, जिसने सामने इलेक्ट्रॉन को निकालना है और टारगेट से टकराना है, वो चीज ज्यादा करो। तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिलामेंट जब गर्म होता है। अगर फिलामेंट की वोल्टेज बढ़ेगी, फिलामेंट की वोल्टेज अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे भी ज्यादा होगी। तो एक्सरेज की इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पर? फिलामेंट वोल्टेज। खाली वोल्टेज नहीं कहना, यही तो गलतियां हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं, एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने। फिलामेंट वोल्टेज, ये वोल्टेज आमतौर पर लो होती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में इसे थोड़ा ज्यादा कम किया जा सकता है। अगर आपको ज्यादा तादाद में एक्सरे चाहिए, गाहक ज्यादा आ गए हैं, एक्सरे ज्यादा देने हैं भाई, तो वैसे ये एक्सरे बड़ी हार्मफुल होती है। तो बच्चों हम फिलामेंट वोल्टेज बढ़ा देंगे, एक्सरे कम चाहिए तो कम कर देंगे, ये बटन हमारे पास होता है। उसके बाद देखें ज़रा, ये जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलते हैं, हमने ऊपर एक बैटरी लगाई है हाई वोल्टेज, ठीक है, ये हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है आमतौर पर। क्यों अल्टरनेटिंग होती है इसका भी बताऊंगा कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस्तेमाल क्यों होती है। बच्चों यहाँ से फर्ज करें कि ये आपके पास माइनस है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, सामने टारगेट प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे पॉजिटिव की तरफ, और ये वोल्टेज भी कौन सी? हाई, 4000 वोल्ट, 5000, 6000, 8000। हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं, संभाले नहीं जाते। और अगर कोई चीज़ 4000 वोल्ट पर आ रही हो, 5000 पर, 6000, इवन 10000 वोल्ट पर भी आते हैं हार्ड एक्सरेज। इतना हैवी किस्म का वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो देखो ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन निकला फिलामेंट से, सामने पॉजिटिव 10000 वोल्ट का है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी ज़्यादा स्पीड से जाना, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इसका नाम क्या होता है? दूसरा नाम, इसे ट्यूब वोल्टेज भी कहते हैं। कूलिज ट्यूब के किनारों पर जो वोल्टेज लगाई होती है, इसे VT ट्यूब वोल्टेज भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन को तेज चलाना। देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी वो इसने बढ़ानी होती है, ठीक है, ये होती है ट्यूब वोल्टेज। इसका फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको कंटिन्यूअस एक्सरेज में बताऊंगा, ठीक हो गया। अब इधर देखो, अगर 10000 वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराएंगे, तो बच्चों इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में भी तो जाएगा,
अब एक इलेक्ट्रॉन आगे जोर से टकराया, हीट बनी, दूसरा, तीसरा, चौथा, खरबों इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इतनी हीट बनती है कि ये टारगेट पिघल के नीचे आना शुरू हो जाता है। टारगेट मटेरियल को मेल्ट होने से बचाने के लिए 3 काम करते हैं। कौन से? टारगेट मटेरियल को मेल्ट होने से बचाने के लिए कितने काम करेंगे? 3। कोई चीज़ नोट करनी है तो नोट कर ले, मैं मिटाने लगा हूँ। वीडियो को रोकना है, नोट करना है, ठीक है? कर लिया नोट? चले ठीक है जी बच्चों। टारगेट को मेल्ट होने से बचाने के लिए हम 3 काम करते हैं बच्चों। नंबर 1, हाँ जी, नंबर 1, प्रिवेंट द टारगेट, हाँ जी, प्रिवेंट द टारगेट फ्रॉम मेल्टिंग। इधर सुने भी, आपने अपने टारगेट मटेरियल को बचाना है, महफूज रखना है किससे? मेल्टिंग से। नंबर 1, हैवी मेटल इस्तेमाल करेंगे। हैवी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, हैवी मेटल उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। बड़े एटॉमिक नंबर वाली मेटल इस्तेमाल करेंगे, छोटी मेटल तो इतनी हीट बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। दूसरे नंबर पर हैवी भी होनी चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी वो इतनी जल्दी पिघले ना। कुछ हैवी मेटल होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, जिनका ज़्यादा होता है उन्हीं में तो आता है टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इनका ज़्यादा होता है। हैवी हाई मेल्टिंग पॉइंट इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पर हम इस्तेमाल करते हैं कूलिंग पाइप, कूलिंग वाटर। बच्चों ये टारगेट के पीछे ये देखें, ये सांप वाली गेम का सांप नहीं है, ये बच्चों कूलिंग पाइप है, ठंडे पानी के पाइप है। ये पाइप क्या करते हैं? ये टारगेट को ठंडा रखते हैं। देखो पानी जाएगा, टारगेट के साथ जब टच होगा पाइप तो उसकी हीट अब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट कम से कम हो, मेल्ट होने से बचे। चौथा पॉइंट होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस्तेमाल की जाती है। बच्चों अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब पता चला कि ये निशान यहाँ पर अल्टरनेटिंग का क्यों है। अल्टरनेटिंग क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है हाफ साइकिल के बाद जो बदल जाती है, हाफ साइकिल के बाद ये ऐसे बदल जाती है। बच्चों पहले हाफ साइकिल में, इधर देखें भी सारे, इधर देखें, सोना मना है, इधर देखें। पहले हाफ साइकिल में अगर ये माइनस है, ये प्लस है, ये टारगेट प्लस है ना, टारगेट पर गौर करो, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन बड़ी जोर से इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्लस की तरफ जाएगा जोर से, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा। दूसरा हाफ साइकिल आएगा, अब टारगेट माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन इस तक नहीं जाएगा। एक हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, एक में नहीं टकराएंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाता है। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल टकराते जाए डायरेक्ट टकराएंगे, जितना मर्जी हैवी मेटल हो, ठंडा पानी हो, जो मर्जी हो, पिघल जाए। आपने थोड़ा रेस्ट भी देना। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है? हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और हाफ साइकिल में नहीं टकराते, थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारे जो हरबे हमने इस्तेमाल किए हैं, हम चाहते हैं किसी तरह हमारा टारगेट मटेरियल मेल्ट होने से बचे। बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं, मेटल लगानी पड़ती है, पैसे लगते हैं, तो इसलिए हम इस झंझट से निकलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से जाते हैं? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर इसका पोटेंशियल 10,000 है ना, तो एनर्जी भी कितनी होगी? वोल्टेज 10,000 है, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी भी उसमें 10,000 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पोटेंशियल, ट्यूब का पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर 6,000 है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी 6,000 है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, टारगेट से टकराते हैं, यहाँ से एक्सरेज निकलती है, नीचे विंडो लगी होती है, उस विंडो से एक्सरेज बाहर आती है। अब ये जो एक्सरेज होती हैं, अभी तो हमने एक ही कैटेगरी की पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंटिन्यूअस एक्सरेज पढ़ेंगे और इसका ग्राफ पढ़ेंगे और फिर सारा कंपैरिजन पढ़ेंगे एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी में, और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये लेक्चर अच्छी तरह ज़हन में रखना, अगर अगला लेक्चर आपने समझना है तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जी बच्चों, नोट ज़रूर करना है आपने इसको, ये आपने सारा नोट करना है अच्छी तरह, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरे का आज हमने दूसरा इफेक्ट पढ़ना है, कंटिन्यूअस एक्सरेज। आप जानते हैं कि एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है ना, वो दो तरह की एक्सरेज होती हैं। एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। एक ही एक्सपेरिमेंट में, एक ही प्रोसेस में ये दोनों किस्म की एक्सरेज बन रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है वो किसी और मेथड से बनती हैं या उसके लिए डिवाइस और होती है, इसके लिए डिवाइस और है, दोनों के लिए डिवाइस सेम होती है। हाँ जी, आपने ये पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में, मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज करता हूँ फिर कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। और एंड पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, ग्राफ ऑफ एक्सरेज। एक्सरे का ग्राफ, ये अक्सर बच्चों को मसला करता है, सही तरह समझ नहीं लगता एक्सरे का ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखो बच्चों, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बड़ी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट पर मारते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यानी उस एटम को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज का मतलब जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली बाहर निकल जाना, ये होता है आयोनाइज। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किसी भी टारगेट पर स्ट्राइक करवाएंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। जैसे के में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वहाँ पर एक डेफिशिएंसी होगी, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एल से, एम से, एन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और आपके पास के अल्फा, के बीटा, के गैमा बनेंगे। और इसी तरह से ये के सीरीज होती है, ऐसे एल सीरीज भी बनती है। अगर एल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एम से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन से भी आ सकता है, तो एल अल्फा एल बीटा भी बनता है। तो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरेज बनती हैं, इन एक्सरेज को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होती हैं, तो आंसर है इनर शेल ट्रांजिशन से। इनर शेल ट्रांजिशन, इनर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना और ऊपर वाले किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का वापस आना, इस प्रोसेस में जो फोटोन निकलते हैं ना, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, आंसर है टाइप ऑफ टारगेट मटेरियल। मटेरियल बदलोगे के अल्फा बदल जाएगा, मटेरियल बदलोगे के बीटा बदलेगा, के गामा बदलेगा, मटेरियल चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा। इधर आ जाए, दूसरी किस्म की एक्सरेज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस क्या होती है, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन आप टारगेट पर मारते हो, गौर से जरा सुना, जिस इलेक्ट्रॉन को आपने टारगेट पर स्ट्राइक करवाया, ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल ट्रांजिशन करे या ना करे, सारे इलेक्ट्रॉन इनर शेल ट्रांजिशन नहीं करते हैं, 1 या 2% होते हैं जो इनर शेल ट्रांजिशन करते हैं। आप 100 इलेक्ट्रॉन मारोगे ना, तो 100 के 100 के में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेंगे, कुछ 2 ऑर्बिट के सेंटर से गुजर जाएंगे, ठीक है, कोई एन में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कोई एम में से निकाल देगा, सब ने के में से थोड़ी निकालना। ऐसा पक्का निशाना तो होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पकड़ो और के पर जाके मारो, के से इलेक्ट्रॉन निकले, हम तो इलेक्ट्रॉन फेंक रहे होते हैं बस। उनमें से होता है कि 100 इलेक्ट्रॉन मारें तो 1-2% इलेक्ट्रॉन होते हैं जो के शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल ट्रांजिशन करें या ना करें, एक चीज पक्की करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराने के बाद स्लो हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन आया ना, इस इलेक्ट्रॉन ने के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करना है या नहीं करना, वो अलग बहस है। एक चीज पक्की है कि ये इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से टकराएगा तो टकराने के बाद स्लो डाउन हो जाएगा। किसी चीज की वेलोसिटी अगर कम हो, वेलोसिटी का कम होना, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डीसेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। किसी चार्ज पार्टिकल का डीसेलरेट होना या चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेट होना, दोनों का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज होना। बच्चों, वेलोसिटी चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 किस्म का होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज। नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। चैप्टर 16 में ना एक टॉपिक था, वो स्मार्ट सिलेबस से उन्होंने निकाल दिया था। चैप्टर 16 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रिंसिपल था। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी है, उनका प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, वो अगला टॉपिक था। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, इसको ज़रा ज़िंदगी भर के लिए ज़हन में रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसे ये चलती हैं।
एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आप जानते हैं 14 चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बात जरा गौर से सुन दिए बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चार्ज पार्टिकल के मूव करने से सराउंडिंग में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो, उसकी सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज। नंबर 2, अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो सराउंडिंग में एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है। चार्ज रेस्ट पर हो तो कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कांस्टेंट है, एक जैसा, बदलता नहीं है। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कांस्टेंट होगा, एक जैसा। क्या कांस्टेंट फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं, आंसर है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक प्रिंसिपल है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, इससे पैदा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो सीन तो निकल गए। चार्ज रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बना सकता, क्योंकि वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो फिर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं बना सकता, क्योंकि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अब तीसरा सीन बच गया। चार्ज पार्टिकल अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चले, उसकी वेलोसिटी बदले, उसकी स्पीड तेज हो या कम हो, इस सूरत में सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये सिलसिला चल पड़ता है। बच्चों एक दफ़ा फील्ड चेंज हो जाए ना, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती रहती हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास एक मेथड है, वो क्या है कि चार्ज पार्टिकल को चेंजिंग वेलोसिटी से चलाओ। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना, तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी। इलेक्ट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, ये पक्का है। चेंज किसी तरह से करो, या एक्सेलरेट कर लो चार्ज को, या चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाई जो, या उसकी स्पीड एकदम कम कर दो। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बड़ी हाई वेलोसिटी से, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं टारगेट से आके टकराते हैं, ऐसे जब टकराते हैं तो एकदम स्लो हो जाते हैं। बच्चों ये 2 करोड़ की वेलोसिटी से आ रहे थे, टकराने के बाद एकदम इनकी वेलोसिटी टकराने के बाद 20 लाख रह गए। तो बताओ जरा कितना हैवी किस्म का वेलोसिटी में चेंज आया, 2 करोड़ से 20 लाख, बड़ा हैवी किस्म का वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। जब इतनी ज्यादा वेलोसिटी डिक्रीज हो तो हम कहते हैं स्ट्रांगली डीसेलरेट हुए हैं इलेक्ट्रॉन। डीसेलरेट मींस, डीसेलरेट का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन। डीसेलरेट का मतलब होता है स्लो डाउन, वेलोसिटी का कम होना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना, इसे कहते हैं डीसेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं टारगेट से टकराते हैं तो टकराने के बाद स्लो हो जाते हैं, एकदम उनकी वेलोसिटी हाई से लो में चले जाती है। दिस इज चेंजिंग वेलोसिटी। जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी चार्ज पार्टिकल से कब प्रोड्यूस होती हैं, जब उसकी सराउंडिंग में चेंजिंग फील्ड बने, चेंजिंग फील्ड। और ऐसा कब होगा, रेस्ट के केस में नहीं होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज चले फिर भी नहीं होता। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डीसेलरेट करे तो फिर उसकी सराउंडिंग में चेंजिंग फील्ड पैदा होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होती है। जितना हैवी किस्म का एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन होगा, उतनी हाई एनर्जी की फोटोन बनेगी, और हाई एनर्जी से मुराद क्या है, एक्सरेस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, टकराने के बाद एकदम स्लो हो जाते हैं, ऐसे स्लो। तो चार्ज पार्टिकल का एकदम स्लो होना, दिस इज स्ट्रांगली डीसेलरेशन इफेक्ट, उनकी वेलोसिटी एकदम कम होती है। इतना हैवी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, फिर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हैवी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, फिर वो मैग्नेटिक बनाता है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किस एनर्जी की, आंसर है हाई एनर्जी वाली ये रेडिएशन है, इनको हम एक्सरेज कहते हैं। तो फिर याद करो, व्हाट इज कंटिन्यूअस एक्सरेज। इलेक्ट्रॉन के डीसेलरेट होने से, टारगेट से टकराने के बाद स्लो होने से, डीसेलरेट होने से जो एक्सरेज बनती हैं, उन्हें कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। याद रहेगा।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, उसका मेथड वो है। और कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ड्यू टू डीसेलरेशन, टारगेट से टकराने के बाद चार्ज जब डीसेलरेट होगा, वेलोसिटी कम होगी, उस वक्त भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनेंगी और इस रेडिएशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। इनके 2-3 नाम होते हैं, ये ज़हन में रखा करो। इस इफेक्ट को बर्म स्ट्राहलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये निकाला था, बर्म स्ट्राहलिंग इफेक्ट या बर्म स्ट्राहलिंग इफेक्ट, जैसे भी इसको पढ़ लें। कंटिन्यूअस एक्सरेज को बर्म स्ट्राहलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसे ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ब्रेकिंग, ब्रेक से निकला है, इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऐसे स्लो होते हैं ना, ब्रेक लगती है, जैसे स्लो डाउन होना, गाड़ी चलते चलते स्लो, इसका मतलब ब्रेक ही लगी है, इसे ब्रेकिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो किताब में नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें वाइट एक्सरेज भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलें आगे चलें बच्चों। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करती है? आंसर है वो डिपेंड करती है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को चला रहे हो। मैं थोड़ा सा इजाफा करने लगा हूं, कहीं धोखा ना खा देना। ये पोटेंशियल कौन सा है? फिलामेंट पोटेंशियल है कि ट्यूब पोटेंशियल है? तो आंसर है ट्यूब पोटेंशियल। फर्क जानना जरूरी है। फिलामेंट वाला पोटेंशियल और होता है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला जो काम होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, वो कौन चलाता है? वो जो ट्यूब वाली वोल्टेज होती है वो इलेक्ट्रॉन को चलाती है। दिस इज ट्यूब वोल्टेज, ठीक है बच्चों। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो ये चीज है। दूसरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, टारगेट से टकराने के बाद क्या एकदम जीरो हो जाते हैं इनकी वेलोसिटी? इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, पहला केस है, इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आएगा, वो टारगेट से टकराएगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, जीरो नहीं हुआ, फिर टकराया और कम होगी, फिर टकराया और कम, फिर टकराया और कम। तो इलेक्ट्रॉन जब करोड़ों मीटर पर सेकंड से आ रहा है, टकराने के बाद वो एकदम जीरो पर नहीं आता। जीरो पर आने से पहले वो नंबर ऑफ कुलियंस करता है। एक दफा टकराएगा, 2 दफा, 3 दफा। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 2 करोड़, पहले टकराव में उसकी वेलोसिटी 2 करोड़ से 1 करोड़ हो गई। 1 करोड़ की वेलोसिटी में चेंज आया। हैवी किस्म की एक्सरे बनी जिनकी वेवलेंथ छोटी थी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। जो वेवलेंथ छोटी हो तो ज्यादा ताकतवर होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, अब 1 करोड़ वेलोसिटी है, फिर अगली दफा जब वो इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पर नहीं आया, अभी उसकी वेलोसिटी 1 करोड़ है, फिर वो टारगेट से टकराया, अब उसकी वेलोसिटी हो गई है 50 लाख। अब चेंज 50 का आया। अब दूसरा फोटोन एक और बनेगा, लेकिन वो जो फोटोन एक्सरे बनेगा उसकी एनर्जी पहले वाले से थोड़ी कम होगी। बच्चों, पहले में चेंज कितना था वेलोसिटी का? 1 करोड़ का। ज्यादा हैवी किस्म का डीसेलरेशन, हाई एनर्जी, पहला फोटोन हाई एनर्जी का, फिर इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, फिर टकराता है, फिर उसकी एनर्जी वेलोसिटी में चेंज 50 लाख का आया, अब थोड़ी सी कम एनर्जी का एक्सरे बना, फिर टकराया, अब उसकी वेलोसिटी 30 लाख हो गई, 20 लाख का चेंज आया, फिर फोटोन बनेगा, उसकी एनर्जी थोड़ी और कम होगी, फिर टकराया, अब उसकी एनर्जी 30 से 20 से 10 हो गई है, 10 का चेंज आया, 10 का चेंज आया, एक्सरे थोड़ा और कम हो गया। इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आने से पहले 5-6 दफा टकराता है तो वो 5-6 फोटोन बनाएगा, 5-6 एक्सरे बनाएगा। वो एक्सरे कैसे होंगे? पहला एक्सरे, पहले टकराव में जो एक्सरे है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, दूसरे टकराव में एनर्जी थोड़ी कम और कम और कम और कम और कम। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरेज, इसलिए तो इन्हें कंटिन्यूअस कहते हैं। फिर से, सबसे पहले टकराव में जो एक्सरे निकला उसकी वेवलेंथ छोटी थी। बच्चों, वेवलेंथ क्या होती है आप जानते हैं? E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। जिनकी एनर्जी ज्यादा उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। सबसे पहले टकराव में एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ क्या थी? छोटी। ये देखिए, छोटी वेवलेंथ। दूसरे टकराव में वेवलेंथ थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे में और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सरेज। जैसे मर्जी पढ़ लो, एनर्जी से पढ़ लो या फ्रीक्वेंसी से पढ़ लो। तो पहले टकराव में हैवी किस्म का डीसेलरेशन होता है, एक्सरे की एनर्जी ज्यादा, दूसरे टकराव में थोड़ी कम, फिर और कम, फिर और कम। तो हमें एक से ज्यादा एक्सरेज मिलते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जिनकी एनर्जी सीक्वेंस के साथ कम होती है। ऐसे मैक्सिमम से एनर्जी मिनिमम तक आ रही है,
और वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, अगर एनर्जी मैक्सिमम हो तो वेवलेंथ मिनिमम होती है ना, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी होता है। तो पहले टकराव में मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन था एक्सरे, दूसरे टकराव में वेवलेंथ थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस। बच्चों अगर मैं यहां पर इनका ग्राफ बनाऊं ना, ये जरा देखें, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, इधर है इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मींस नंबर, वाई एक्सिस पर है वेवलेंथ, सॉरी एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ, वाई एक्सिस पर क्या है इंटेंसिटी। ठीक, कंटिन्यूअस का ग्राफ पता कैसे बनता है, सबसे पहले टकराव में जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ क्या होती है मिनिमम ना, ये वेवलेंथ मिनिमम है, यहां से ये लैम्डा मिनिमम आ गया। उसके बाद वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। These are called continuous एक्सरे। ये जो लाइन है ना, ये मुसलसल ऐसे जाती है। सबसे पहले टकराव में आपको मिनिमम वेवलेंथ का एक्सरे निकलेगा, ये मिनिमम है। और बच्चों उसके बाद अगले टकराव में वेवलेंथ बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी जहां तक उसकी रेंज है। तो ये आपके पास आ गया लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मिनिमम से लेके लैम्डा मैक्सिमम देखो कितनी सारी वेवलेंथ मिली है आपको। कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ कंटिन्यूअस लाइन होती है, कंटिन्यूअस लाइन जो कि मिनिमम वेवलेंथ से चलती है किसी मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, और ये आपको बहुत सारी वेवलेंथ वाले फोटोन मिले हैं ना, बहुत सारी वेवलेंथ वाले फोटोन मिले हैं। मुझे बताओ व्हाइट लाइट किसको कहते हैं? व्हाइट लाइट एक ऐसी विजिबल लाइट है जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है, सादा तरीन डेफिनेशन, जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है उसे कहते हैं ना व्हाइट। हम कहेंगे ये एक्सरे, इसके पास भी तो एक से ज्यादा वेवलेंथ है ना, ये देखो मिनिमम से फिर आगे गई वेवलेंथ, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बढ़ती जाएगी ना। तो इस एक्सरे के पास भी एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है, इसलिए हम इसको वाइट एक्सरे भी कहते हैं। तशबीह देते हैं, मेरा बेटा चांद जैसा है, चांद तो नहीं है, तो हमने तशबीह दी है वाइट एक्सरे, वाइट तो नहीं होती है ना। वाइट से मुराद क्या है, जिसमें ज्यादा वेवलेंथ हो उसे वाइट कहते हैं। तो ये हमारे, अच्छा वाइट लाइट की दूसरी खूबी क्या होती है, रेड से वायलेट तक जाओ तो वेवलेंथ, या वायलेट में वेवलेंथ मिनिमम है, जैसे ही ऊपर जाते जो वेवलेंथ बढ़ते 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 रेड तक गए हो। यहाँ पर भी देखें वेवलेंथ मिनिमम है, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो रही है। एक तो वेवलेंथ ज्यादा भी है और एक सीक्वेंस के साथ बढ़ भी रही है। तो दिस ग्राफ विल शो द एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज। ये कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ होता है जो कि एक मुसलसल लाइन है। ठीक है, चलें अब इसके बाद एक और चीज देखो बच्चों, लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए जरा सोचें, इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही टकराव में लूज कर दी। हम ऐसा सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही टकराव में खत्म कर दी, जीरो हो गया। बच्चों एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कभी जाया नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। अगर उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी, बच्चों अगर उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही टकराव में खत्म कर दी है, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगी? आंसर है कि हैवी एनर्जी का एक्सरे फोटोन बन जाएगा। बच्चों अगर 2 करोड़ की वेलोसिटी टकराया, जीरो हो गया। इतना हैवी किस्म का जब डीसेलरेशन होगा तो वो जो फोटोन बनेगा एक्सरे का, वो कितनी एनर्जी का होगा? आंसर है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक हो गया? ये कब है? जब एक्सरे, जब इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी एक ही टकराव में खत्म हो जाए, तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आंसर है वो मैक्सिमम एनर्जी का एक एक्सरे फोटोन बना देंगी, HF मैक्सिमम। बच्चों फोटोन की एनर्जी क्या होती है? आपने पढ़ा है प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू HF होती है, तो एक्सरे फोटोन है। और ठीक हो गया? तो बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की एक ही टकराव में लूज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट होता है सारा, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। और आपके पास कौन सा फोटोन बनेगा? मैक्सिमम एनर्जी का बनेगा। ठीक हो गया? मैं इसकी जगह लिख सकता हूं HC अवर लैम्डा मिनिमम, बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो तो लैम्डा क्या होता है? बच्चों काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है?
वी टी इंटू ई। किताब में ये नहीं है टी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सही कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठे। ये वोल्टेज कौन सी है? ट्यूब वोल्टेज, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यहाँ से अगर लैम्डा मिनिमम निकालें बच्चों, तो लैम्डा मिनिमम किसके इक्वल होगा? तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी। लैम्डा मिनिमम ऊपर गया बच्चों, ये नीचे आ गया, ये वी टी ई नीचे आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ मैक्सिमम एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ किसकी? कंटिन्यूअस एक्सरेज की। ये कंटिन्यूअस एक्सरे की अगर मिनिमम वेवलेंथ हाईएस्ट एनर्जी निकालनी है तो ये फार्मूला, ठीक है बच्चों। एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट, पीछे क्या बचा? तो याद रखना कंटिन्यूअस एक्सरे, ये जो लैम्डा मिनिमम होता है ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, और वो चीज कौन सी है? ट्यूब वोल्टेज। और ठीक है, लैम्डा मिनिमम किस पर डिपेंड कर रहा है? ट्यूब वोल्टेज। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती थी? वोल्टेज पर नहीं, टाइप ऑफ मटेरियल पर। कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है? आंसर है ट्यूब वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। बच्चों इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसे हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं। और ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज। बच्चों मैं जब एनर्जी लिख लूं तो अंडरस्टूड है, ये फ्रीक्वेंसी भी इसमें शामिल है, वेवलेंथ भी शामिल है। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज are only depends upon the accelerating voltage। अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या ब्रैकेट में लिख लेते हैं वीटी ट्यूब वोल्टेज, ये बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी वेवलेंथ मटेरियल पर डिपेंड करती है, कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मटेरियल पर नहीं, किस एनर्जी से, किस वोल्टेज से, किस वोल्टेज। देखो ना, अगर ये वोल्टेज ज्यादा होगी बच्चों, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा। या दूसरी चीज, जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी उतना लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा? वेवलेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। वेवलेंथ छोटी का मतलब एनर्जी ज्यादा। तो कंटिन्यूअस एक्सरे की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या ट्यूब वोल्टेज। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ छोटी होगी। अब बात समझ लगी? अब आइए जरा ग्राफ के ऊपर। पहले मैं आपको एक बेसिक जनरल ग्राफ समझाता हूं, फिर उसके बाद बुक वाले ग्राफ पर आते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या है? वेवलेंथ। वाई एक्सिस पर क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस होता है नंबर, तादाद। अगर आप चाहते हैं कि एक्सरे फोटोन ज्यादा तादाद में आपको मिले तो क्या करना पड़ेगा? पहले लेक्चर में बताया था, वीएफ। फिलामेंट की वोल्टेज बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, एक्सरे की तादाद बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी, अब तीन चीजें हो गई हैं जिसको आपने अपने ज़हन में महफूज करना है। ये इन्हीं से उसने पकड़ना होता है, एंटी टेस्ट में सवाल इन्हीं से बनाने होते हैं, इन्हीं में बच्चे ने खप जाना। एक्सरे की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? आंसर है फिलामेंट वोल्टेज। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? फिलामेंट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नंबर 1 एक पॉइंट। एक्सरे इंटेंसिटी किसकी? एक्सरे की। हम लिख लेते हैं ये इंटेंसिटी एक्सरे। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, हाँ जी एक्सरेज, ये किस पर डिपेंड करती है? टाइप ऑफ मटेरियल। और बच्चों कंटिन्यूअस एक्सरेज किस पर करती हैं? हाँ जी, कंटिन्यूअस एक्सरेज की एनर्जी डिपेंड करती है वीटी ट्यूब वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जी ये तीन चीज़ें अगर आपको याद है ना तो फिर समझा जाता है कि बच्चे ने सही कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक याद किया। अगर इन तीन में वो कभी
मिक्सअप नहीं करेगा, पजल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो सीधा फिलामेंट की वोल्टेज बढ़ा दो। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, मटेरियल बदल दो, टंगस्टन की जगह मोलिब्डेनम लगा दो, प्लाटिनियम लगा दो, टाइटेनियम लगा दो। और कंटिन्यूअस एक्सरेज को अगर कभी बदलना है तो फिर ट्यूब वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को कम ज़्यादा करो। ठीक है, चलिए अब ज़रा ग्राफ पर आ जाए। कितने किस्म की एक्सरेज हैं? 2 किस्म की, एक कंटिन्यूअस होगी है और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ किसका है? कंटिन्यूअस का। बच्चों ये कंटिन्यूअस का है, ये कंटिन्यूअस लाइंस कंटिन्यूअस एक्सरे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर बच्चों ये मैंने पीक्स लगा दिए हैं ऐसे। कंटिन्यूअस एक्सरेज के ऊपर जो पीक होती है ना, पीक, इनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या डिस्क्रीट एक्सरे। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्क्रीट एक्सरे। ये दो एक्सरेज है ना, तो ग्राफ में 2 चीजें होनी चाहिए। कंटिन्यूअस लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंटिन्यूअस एक्सरे को। और इस ग्राफ के ऊपर जो पीक्स हैं, पीक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। बच्चों ये देखें जरा, सबसे कम वेवलेंथ होती है, डस्टर नहीं है, दिखाओ जरा। चलिए कुछ चीज़ नोट करनी है, कर लें, मैं यहाँ से इसका फिर कुछ हिस्सा मिटाने लगा हूँ। चलिए ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ ऐसे। देखो बच्चों, के अल्फा एक्सरे क्या होती है? बड़े गौर से एक ज़रा सीक्वेंस आपने समझना पहले। ये दूसरा इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है जिनमें आप धोखा खाओगे, जिसके एमसीक्यूज में आपको परेशान किया जाएगा। पहले एक चीज़ ज़हन में रखें, इनर मोस्ट शेल होता है के, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों न्यूक्लियस के करीब जो होता है ना, वो बड़ी एनर्जी वाला होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद एल आता है, फिर एम आता है। इसका मतलब के सीरीज़ है ना, के सीरीज़ 2 किस्म की सीरीज़ मैंने बताई थी, के सीरीज़, एल सीरीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स में के सीरीज़ में क्या आता है? के सीरीज़ में बच्चों के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा। चलिए हम के अल्फ़ा के बीटा तक ही रखते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलें, एल सीरीज़ में क्या आता था? एल अल्फ़ा एल बीटा, एल अल्फ़ा एल बीटा। बच्चों के अल्फ़ा, ये देखिए के अल्फ़ा होता था अगर एल से इलेक्ट्रॉन किस में आए के, और के बीटा होता था अगर एम से इलेक्ट्रॉन किस में आए के। एल अल्फ़ा आ जाए, अगर एम से इलेक्ट्रॉन किस में आए? एल में, के अल्फ़ा। और बीटा क्या होता था अगर एन से इलेक्ट्रॉन किस में आए? एल में। अब इधर देखें, पहले सिर्फ के सीरीज़ पर आ जाए। के सीरीज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और के सीरीज़ में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? अल्फ़ा या बीटा की? तो देखो बच्चों, के शेल, के में ना ये के है, अगर इलेक्ट्रॉन एल से आता है के में तो इतना डिफरेंस है एनर्जी का, और अगर इलेक्ट्रॉन एम से आता है के में तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? के अल्फ़ा से। याद रखना बच्चों, बीटा देखें कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एम से, किस में? ये डिफरेंस ज़्यादा। अल्फ़ा क्या है? एल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस अल्फ़ा का कम है, बीटा का ज़्यादा। के बीटा की एनर्जी ज़्यादा के अल्फ़ा से, एक चीज़। दूसरी चीज़, इधर आ जाए ज़रा, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? के अल्फ़ा की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किससे? के बीटा से। के अल्फ़ा की वेवलेंथ ज़्यादा होगी किससे? के, उल्टा होता है ना, एनर्जी से ऑपोजिट होती है वेव, तो के अल्फ़ा की वेवलेंथ बड़ी है, के बीटा की वेवलेंथ छोटी। ठीक हो गया? अच्छा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बराबर है, इंटेंसिटी बताओ किसकी ज़्यादा? मैं ये हिस्सा भी मिटा देता हूँ बच्चों। हाँ जी, इंटेंसिटी बताएं ज़रा किसकी ज़्यादा? नंबर। और अगर के में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया है, अगर के में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पता क्या होती है? एल से इलेक्ट्रॉन आ जाए, करीब होता है बच्चों। एम वाला दूर है, वहाँ से आने के चांसेस कम है, ज़्यादा चांस किसके हैं? एल से। याद रखना,
इंटेंसिटी आई ज़्यादा होती है के अल्फ़ा की, किससे? के बीटा से। ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। एनर्जी किसकी ज़्यादा? के बीटा की, के बीटा की। वेवलेंथ, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, ये तो अगला हिसाब खुद ही बना लेंगे। के बीटा की एनर्जी ज़्यादा, के बीटा की वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ छोटी है, के अल्फ़ा की बड़ी है, ठीक है। इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा? अगर के में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो सबसे ज़्यादा चांस करीब वाला एल होता है, एल से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये सबसे ज़्यादा चांस है, इसलिए इंटेंसिटी नंबर ज़्यादा किसके होंगे? के अल्फ़ा के बीटा से। इधर आ जाओ ज़रा एल पर। हाँ जी, एल वाली सीरीज बताएं ज़रा, एल वाली सीरीज क्या है? हाँ जी, एल वाली सीरीज में क्या होगा जी बच्चों? एनर्जी किसकी ज़्यादा? फिर देखो, अगर एल से इलेक्ट्रॉन निकला है, एल से ऊपर होता है एम, फिर एल। एम और एल में डिफरेंस कम है, एन और एल में डिफरेंस बच्चों क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब है एनर्जी एल बीटा की ज़्यादा होगी, किससे? एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है ना, बीटा में ज़्यादा डिफरेंस बनता है, दूर होता है बच्चों। एल और एन, ये देखें, एन से एल में ज़्यादा फर्क है बनिस्बत एम से एल में। उसके बाद एनर्जी इसकी ज़्यादा, वेवलेंथ किसकी होगी? उल्टा कर लें बच्चों, वेवलेंथ एल अल्फ़ा की ज़्यादा होगी, किससे? एल बीटा कम है, एल अल्फ़ा ज़्यादा। इंटेंसिटी बताओ ज़रा बच्चों, एल से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है ना, एल से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसके फ़ौरन ऊपर एम होता है, फिर एन आता है, ज़्यादा चांस करीब वाले के होते हैं, एम से इलेक्ट्रॉन आने के चांस ज़्यादा है, तो एल अल्फ़ा की इंटेंसिटी ज़्यादा है, किससे? एल बीटा से। अब इधर आ जाओ ज़रा, ये है के सीरीज, ये है एल सीरीज, ठीक है बच्चों, ये के सीरीज है, ये एल सीरीज है। अब ज़रा मुझे इसमें बताना, पहली पीक किसकी है? के बीटा या के अल्फ़ा? एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ छोटी है, ये वेवलेंथ बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? बीटा, ये के बीटा हो गया, और इससे बड़ी वेवलेंथ के अल्फ़ा, ये के अल्फ़ा हो गया। इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? इंटेंसिटी, तो ये देखो, के अल्फ़ा की पीक थोड़ी बड़ी है, के बीटा की पीक थोड़ी छोटी है, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है ना, तो के अल्फ़ा ज़्यादा तादाद में होता है बनिस्बत के बीटा के। इधर आ जाओ, एल सीरीज पर आ जाओ, ये पहली पीक किसकी है? ये वेवलेंथ देखें, ये वेवलेंथ थोड़ी छोटी है, ये वेवलेंथ बड़ी है, आगे बड़ी है, ये पीछे छोटी है। छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? बीटा की वेवलेंथ छोटी, बीटा की एनर्जी ज़्यादा, तो वेवलेंथ छोटी है। ये पीक एल बीटा की होगी, और ये पीक किसकी होगी? इसकी वेवलेंथ बड़ी, एनर्जी कम है, ये एल अल्फ़ा होगी। और पीक किसकी ज़्यादा होती है? अल्फ़ा की पीक का मतलब क्या है? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर, ज़्यादा तादाद में एल अल्फ़ा होते हैं अगर हों एल बीटा की निस्बत। तो ये देखें, एल अल्फ़ा की पीक बड़ी है, एल बीटा की छोटी, ठीक है। तो इस ग्राफ पर कंटिन्यूअस लाइन कंटिन्यूअस एक्सरे को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो पीक्स होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को। अब इधर ही रो जरा एक मिनट, हमारी किताब में जो ग्राफ बनाया है वो कैसा है? किताब वाला ग्राफ देखें भाई, हाँ जी, नोट करना कर ले भी, मिटाने लगाओ। चलें ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। हमारी किताब में बच्चों जो ग्राफ है, बस लास्ट पॉइंट है चंद सेकंड का, हमारी किताब में ग्राफ उसने बनाया है कुछ इस तरह से, देखें, ये बच्चों इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर, वेवलेंथ एक्स एक्सिस पर। हाँ जी, अब ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ बनाया गया है हमारी किताब में। दिस इज लैम्डा मिनिमम बच्चों, ये लैम्डा मिनिमम। वैसे ये ग्राफ ना एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये ऐसे ये लैम्डा मिनिमम है। ये जो कंटिन्यूअस लाइन है बच्चों, ये वाली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंटिन्यूअस एक्सरेज। ये ग्राफ में कंटिन्यूअस एक्सरेज है, और ये पीक्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो आंसर है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को।
ठीक है बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताइए, दो पीक हैं किताब में ना, उसने सिर्फ के सीरीज दिखाई है, सिर्फ के सीरीज, एल सीरीज नहीं दिखाई। तो के सीरीज में मुझे बताओ जरा, पहली पीक किसकी होगी? पहले बीटा आता है फिर अल्फा, बीटा अल्फा, क्योंकि छोटी वेवलेंथ बीटा की होती है, हाई एनर्जी बीटा की होती है। ये हो गया के बीटा, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी कम है। दूसरे वाले की देखें वेवलेंथ, के अल्फा की वेवलेंथ बड़ी, एनर्जी कम, इंटेंसिटी ज़्यादा। ये पीक किसकी होगी? के अल्फा के बीटा, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है और ये वाली कंटिन्यूअस एक्सरेज है, ठीक है। ये ग्राफ हमारी किताब में बनाया गया है एक्सरे का। तो अब ये एक्सरे का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं बच्चों, रीडिंग वाली हैं, वैसे वो उसको रीड करना होता है, हम देखेंगे उसको, वैसे आप उसको खुद पढ़ेंगे, जो एमसीक्यूज पॉइंट नज़र आए उसको अंडरलाइन कर लें। तो इस तरह से मेन एक्सरे का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसको अच्छी तरह याद करना है, नोट करना है, ठीक है बच्चों, और ज़हन में बिठाना है। अल्लाह हाफ़िज़।